हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के परमाणु संरचना वाले वीडियो में आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रॉन की खोज। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रॉन की खोज। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक था जेम्स चैडविक। और जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब देखिए, पहली बात तो है कि न्यूट्रॉन के बारे में आइडिया कहाँ से आया। सबसे पहले परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई, फिर इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद प्रोटॉन की खोज हुई। तो जब इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज दोनों की खोज हो चुकी थी तो परमाणु आपका उदासीन प्रकृति का है। तो टोटल धनावेश बराबर टोटल ऋणावेश, परमाणु तो उदासीन हो गया। लेकिन अभी भी परेशानी क्या थी कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान का योग परमाणु द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए था। परमाणु का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान और प्रोटॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर आना चाहिए था। लेकिन वास्तव में देखा गया कि परमाणु का जो द्रव्यमान था वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के योग से लगभग दुगुना प्राप्त हो रहा था। यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान, इनका जो योग प्राप्त हो रहा था वो आपका परमाणु द्रव्यमान की तुलना में आधा प्राप्त हो रहा था। तो इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कोई कण मौजूद होना चाहिए, परंतु वो कण कैसा होना चाहिए? आवेश रहित होना चाहिए। क्योंकि धनावेशित कण और ऋणावेशित कण तो परमाणु के मिल चुके और आवेश का संतुलन उसके माध्यम से हो चुका। तो इसका मतलब जो बचा हुआ तीसरे प्रकार का कण है, ये तीसरे प्रकार का कण जो है आपका उदासीन प्रकृति का कण होना चाहिए। अब विभिन्न वैज्ञानिकों ने इस कण की खोज के लिए समय समय पर कई सारे प्रयोग किए, कई सारे प्रयास किए, लेकिन इस कण की खोज आसानी से नहीं हुई। काफी लंबे समय के बाद जाकर के हुई। उसका कारण था क्योंकि कण प्रकृति से उदासीन। भाई, धनावेशित कण थे वो ऋणावेशित कैथोड की ओर आकर्षित हो जाते थे, जिसके आधार पर उन्हें पहचाना गया। आपके ऋणावेशित कण थे वो धनावेशित एनोड की ओर आकर्षित हो जाते थे, जिसके आधार पर उन्हें पहचाना गया। लेकिन अब तो कण जो है वो कैसा है? उदासीन प्रकृति का कण। तो इस उदासीन प्रकृति के कारण से कण आपका किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित नहीं होगा। तो इस वजह से न्यूट्रॉन की खोज जो है काफी लंबे समय अंतराल के पश्चात होगी। अब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज के लिए कुछ हल्के तत्वों जैसे बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम और बोरॉन के ऊपर जो है तीव्र गति के अल्फा कणों की बौछार कराई। बेरिलियम और बोरॉन, इनके ऊपर तीव्र गति के अल्फा कणों की बौछार कराई और इस बौछार के बाद उसको कुछ आवेश रहित कण प्राप्त हुए। और आवेश रहित कण होने के कारण से इन कणों को जो है न्यूट्रॉन नाम दिया गया। जो कण प्राप्त हुए वो कण कैसे थे? आवेश रहित कण थे। और आवेश रहित होने के कारण से ये कण जो थे इन्हें न्यूट्रॉन का नाम दिया। अब देखिए, इसमें जो प्रयोग किया था 4Be9, ये बेरिलियम नाभिक, फिर 2He4, ये हो गया अल्फा कण। अब जब बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा कण की बौछार कराई गई तो बना कार्बन का नाभिक। यहां पर प्राप्त हुआ कार्बन नाभिक और साथ में एक प्राप्त हुआ आवेश रहित कण, और इसी आवेश रहित कण को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। ये जो आवेश रहित कण में प्राप्त हुआ, इस आवेश रहित कण को नाम दिया गया
न्यूट्रॉन। अब इसमें ये जो है एक आपकी रासायनिक क्रिया नहीं है, ये एक नाभिकीय क्रिया है। वे अभिक्रियाएं जिनमें परमाणु का नाभिक भाग लेता है, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रियाओं में संतुलन अलग तरीके से होता है। नीचे की साइड में जो संख्याएं लिखी होती है उनका योग इधर और इधर बराबर होना चाहिए, और नीचे की ओर जो लिखी गई संख्या होती है वो या तो परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है, अगर परमाणु है तो परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करेंगी, और अगर कोई आवेशित कण है तो उस आवेशित कण के आवेश को व्यक्त करते हैं। जैसे अल्फा कण है, अल्फा कण पर +2 चार्ज होता है तो अल्फा कण का +2 चार्ज। बेरिलियम परमाणु है, परमाणु क्रमांक 4, इन दोनों का योग बराबर इन दोनों का योग होना चाहिए। इसी प्रकार इन दोनों का योग बराबर इन दोनों का योग होना चाहिए। ऊपर वाले को हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, इसे बोला जाता है द्रव्यमान संख्या, और इसे बोला जाता है परमाणु क्रमांक। और अगर कोई आवेशित कण होता है तो परमाणु क्रमांक के स्थान पर इसे हम आवेश कहते हैं। जैसे अल्फा कण है, अल्फा कण का आवेश हो गया +2, तो ये इसके संतुलन की क्रिया थी। तो न्यूट्रॉन की जो खोज थी, न्यूट्रॉन की खोज में पहली बाधा क्या थी? क्योंकि न्यूट्रॉन जो है एक आवेश रहित कण है, और आवेश रहित कण होने के कारण से ना तो ये धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होगा, ना ये ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होगा। इसके कारण से न्यूट्रॉन की उपस्थिति का अनुमान लगाना कठिन था। न्यूट्रॉन के बारे में सोचा कैसे गया? भाई परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की खोज हो चुकी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉनों के कुल द्रव्यमान का योग बराबर होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान के। लेकिन जब इसको ज्ञात किया गया तो ऐसा पाया गया कि परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का मान लगभग आधा रह जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कोई कण मौजूद है जो आवेश रहित होगा, और उस आवेश रहित कण की खोज करने वाला था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने अपना प्रयोग किया। उसने हल्के तत्व जैसे बेरिलियम और बोरॉन लिए, और उन बेरिलियम और बोरॉन के ऊपर जो है अल्फा कणों की बौछार कराई। जब अल्फा कणों की बौछार कराई गई तो उसे इस दौरान आवेश रहित कण प्राप्त हुआ, और आवेश रहित होने के कारण से इसका नाम दिया गया न्यूट्रॉन। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। जैसे अगर हम प्रोटॉन का द्रव्यमान देखें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 और 10⁻⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 10⁻⁻24 ग्राम। अर्थात दोनों के द्रव्यमान लगभग समान है, परंतु न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा सा भारी है। तो इस प्रकार से जो है न्यूट्रॉन की खोज हुई। अब बच्चों इसके बाद जो है हम इसमें आगे के टॉपिक में कुछ जो है छोटी छोटी टर्म्स हैं, कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहली परिभाषा आती है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हम प्रदर्शित करते हैं Z से। परमाणु क्रमांक को व्यक्त किया जाता है Z के द्वारा। देखिए परमाणु क्रमांक क्या चीज है? किसी भी तत्व के
परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और ये जो परमाणु क्रमांक होता है, ये परमाणु क्रमांक उस तत्व की पहचान होती है। परमाणु क्रमांक किसी तत्व की पहचान होती है। जैसे हमने बोला परमाणु क्रमांक 6, तो निश्चित रूप से तत्व होगा कार्बन। कार्बन के अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं हो सकता। हमने बोला परमाणु क्रमांक 7, तो परमाणु क्रमांक 7 का अर्थ हुआ कि तत्व जो होगा वो निश्चित रूप से नाइट्रोजन तत्व होगा। अगर हमने कहा परमाणु क्रमांक 1, तो तत्व जो है निश्चित रूप से क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो कहने का अर्थ बेटा ये हुआ कि किसी भी तत्व की पहचान उस तत्व का परमाणु क्रमांक होती है, और ये परमाणु क्रमांक उस तत्व में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की कुल संख्या। या इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो बेटा ध्यान हमें ये रखना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या की तुलना केवल परमाणु में हो सकती है, धनायन या ऋणायन में नहीं हो सकती। क्योंकि धनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन घट जाता है, और ऋणायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर भी परमाणु क्रमांक होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम केवल किस में देखेंगे, परमाणु में देखेंगे, धनायन या ऋणायन के अंदर नहीं। तो ये बेटा हो गया परमाणु क्रमांक। इसके बाद में आता है बेटा द्रव्यमान संख्या। बेटा द्रव्यमान संख्या को हम व्यक्त करते हैं ए से। द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इन दोनों संख्याओं के योग को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को आप व्यक्त करते हो ए से। प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो गया परमाणु क्रमांक Z, और न्यूट्रॉनों की संख्या को व्यक्त किया जाता है N से, कैपिटल N। तो एक इंपॉर्टेंट संबंध हमारे को प्राप्त होता है A बराबर Z प्लस N। इसमें द्रव्यमान संख्या A, प्रोटॉनों की संख्या Z, न्यूट्रॉनों की संख्या N, और किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, इस संख्या का जो योग होता है, इस योग को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। तो इस तरह से हम जो है यहाँ द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बेटा इसके बाद में आते हैं समस्थानिक। नया इसका टॉपिक है। समस्थानिक। बेटा समस्थानिक शब्द का अर्थ होता है जब एक ही तत्व के
भिन्न भिन्न परमाणुओं में द्रव्यमान संख्या के मान भिन्न भिन्न हो। एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु के एक ही प्रकार के तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं के लिए अगर द्रव्यमान संख्याओं के मान भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तो ऐसे तत्वों को हम परमाणुओं को आपस में एक दूसरे का समस्थानिक मानते हैं। यदि एक ही तत्व है, एक ही तत्व के अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं और उन परमाणुओं में द्रव्यमान संख्याओं के मानों में भिन्नता पाई जाए तो उसे कहा जाता है समस्थानिक। या हम इसको सीधे कह सकते हैं, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या में भिन्नता पाई जाए। परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न भिन्न है तो इन्हें आप नाम दे सकते हैं समस्थानिक। जैसे देखिए, आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं। एक तो होता है साधारण हाइड्रोजन या प्रोटियम, दूसरा है भारी हाइड्रोजन या ड्यूटीरियम, और तीसरा होता है रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन या ट्राइटियम। तो इस तरह से हाइड्रोजन के 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं, साधारण हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन और रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। अब देखिए, साधारण हाइड्रोजन को हम प्रदर्शित करते हैं 1H1, भारी हाइड्रोजन होता है 1H2 और रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है 1H3। अब इसमें जो नीचे वाला जो भाग होता है, ये जो नीचे वाला भाग है, ये व्यक्त करता है परमाणु क्रमांक और ऊपर का भाग होता है द्रव्यमान संख्या। अब अगर हम इसमें अध्ययन करें तो प्रोटॉन की संख्या बराबर 1, नीचे का भाग परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या यहां भी 1, यहां भी 1 और यहां भी 1। तीनों के लिए परमाणु क्रमांक का मान एक समान है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु उदासीन होता है, तो परमाणु उदासीन होने का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों के मान समान होंगे। एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन। अब तीसरी चीज आती है यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए, न्यूट्रॉनों की संख्या को कैसे निकाला जाए। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का तरीका होता है A माइनस जेड। ये तो हो गया आपका A, ये हो गया Z
तो पहली स्थिति में न्यूट्रॉन की संख्या हमें प्राप्त हो रही है 0। दूसरी स्थिति में a माइनस जेड का मान हो गया 1 और तीसरी स्थिति में a माइनस जेड का मान हो गया 2। तो ये जो मैंने आपको हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बताए हैं, ये 3 समस्थानिक और इसके बारे में जो दी गई जानकारी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, ये आपके सामने स्पष्ट कर रही है कि किसी भी तत्व के समस्थानिकों के लिए नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या की भिन्नता उत्तरदायी होती है। अगर तत्व के परमाणु के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता है तो समस्थानिकों का जन्म होता है। अब आप देखें, जैसे तीनों ही हाइड्रोजन है, लेकिन साधारण हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 0। प्रकृति में एकमात्र ऐसा तत्व होता है हाइड्रोजन, और उसमें भी समस्थानिक साधारण हाइड्रोजन या प्रोटियम, जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो आप यहां देखिए, साधारण हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या दिख रही है आपको 0। भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या दिख रही है 1 और रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन या ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या दिख रही है 2। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर ये समस्थानिकों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो बेटा, समस्थानिक क्या रहे? जब एक ही प्रकार के तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं में द्रव्यमान संख्या में भिन्नता पाई जाए, एक ही प्रकार के तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं में द्रव्यमान संख्या में भिन्नता पाई जाती है, तो ऐसी अवस्था में उन्हें हम परस्पर एक दूसरे का समस्थानिक कह सकते हैं। और ये जो समस्थानिक बनते हैं, इन समस्थानिकों की उत्पत्ति का कारण होता है इनके नाभिकों में पाए जाने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या की भिन्नता। अगर नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता पाई जाएगी तो उस अवस्था में समस्थानिक उत्पन्न होंगे। तो इस तरह से बेटा हमने यहाँ पर समस्थानिकों का एग्जाम्पल लिया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, देखिए। जैसे कार्बन में भी 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये आपका कार्बन 14 जो होता है, ये आपका रेडियो एक्टिव कार्बन होता है। अब जैसे प्रोटॉन की संख्या 6, 6 और 6, तीनों में प्रोटॉन की संख्या एक समान है। फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की हमेशा बराबर होगी। परमाणु है, आयन नहीं है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है। फिर बात आती है न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाएगी? n इज इक्वल a माइनस जेड। इसमें ये तो होता है आपका a, परमाणु क्रमांक होता है आपका z। तो आप देखो, 12 में से 6 गया 6, 13 में से 6 गया 7 और 14 में से 6 गया 8। तो बेटा बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता है, न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता है, और न्यूट्रॉनों की संख्या की ये भिन्नता समस्थानिकों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। न्यूट्रॉनों की संख्या की भिन्नता जो है, ये समस्थानिकों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ठीक।